क्या तुम्हें पता है कि पुष्पा फिल्म की कहानी रियल लाइफ पे बेस है? नहीं, पुष्पा भाव की कहानी नहीं, बल्कि रेड सैंडलवुड की। इसकी हिस्ट्री जो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। इसको वीडियो के लिए रिसर्च करने के बाद जो चीजें मुझे पता चली है उनको जानकर मैं दंग रह गया। लेकिन तुम में से कई लोग वीडियो में आगे जब इसके बारे में जानोगे तो हो सकता है पुष्पा से तुम्हें नफरत होने लगे। लेकिन हिस्ट्री से बाहर आकर अगर हम मूवी में घुसे तो क्या तुमने ये नोटिस किया कि भुजंगा और श्रीवल्ली का बाप डीएसपी गोविंद से मिले हुए हैं? ये जॉली रेड्डी को कैसे पता चला? और इस सीन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो किसी ने भी नोटिस नहीं की, या फिर वो कौन सी चीज है जो भंवर सिंह शेखावत या फिर भानवर सिंह शेखावत और पुष्पा को कनेक्ट करती है? ऐसा कनेक्शन जिसे वो दोनों चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। वैसे ये थोड़ा वियर्ड हो सकता है, लेकिन क्या तुमने कोंडा रेड्डी के कानों को ठीक से नोटिस किया? नहीं। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। मैंने इन सभी चीजों के साथ टोटल 27 हिडन डिटेल्स पुष्पा मूवी में नोटिस की है, और इन हिडन डिटेल्स में से 2 मिस्टेक भी है। तो चलो शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। शुरुआत में केशव जिस जापानीज बाजे की बात कर रहा है उसे शामसेन कहा जाता है, और ट्रेडिशनल जापानीज 3 स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसकी प्राइस 12,500 येन है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एन जापानीज करेंसी है, यानी कि आज के हिसाब से इंडियन रुपीस में इसकी प्राइस लगभग 6,800 रुपए के आसपास होगी। डिटेल नंबर 2। जागो जागो बकरे। ये गाना पुष्पा जो काम कर रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए डाला गया है। ऑडियंस जानती है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए उसे विलन ना समझे जाने के रिस्क को ये गाना कम करता है और उसे ग्रे शेड में दिखाता है। और ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके सामने गोविंद है जो बेहद ईमानदार और निडर है। ऐसे में टेक्निकली देखोगे तो गोविंद हीरो बन जाएगा। इसलिए गाने के थ्रू ये दिखाया गया है कि एक जान की भूख मिटाने के लिए एक जान की बलि जरूरी है, यानी कि ये दुनिया ऐसी है, या तो तुम शिकारी बनो या फिर शिकार। ये बताकर पुष्पा के कैरेक्टर को ब्लैक एंड व्हाइट के बीच रख दिया जाता है। नंबर 3। केशव पहले लकड़ी काटने वाली मिल में ही काम करता था, तो डेफिनेटली उसकी उंगली लकड़ी काटते वक्त ही कटी होगी। और उंगली काटने के बाद देखो लकड़ी काटने का काम छोड़ के उसी मिल के मालिक के छोटे मोटे काम करता है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। डिटेल नंबर 4। इन सबको किलो के हिसाब से पैसा मिलता है, ऑफ राइस 1000 टू राइस 5000 पर किलोग्राम। हालांकि ये सरकारी रेट है और इसकी कीमत लकड़ी देखकर ऊपर नीचे होती रहती है। वैसे हम थोड़ी ही देर में मूवी की एक मिस्टेक के बारे में जानेंगे, जिसको जानने के बाद शायद तुम्हें भी हंसी आएगी। डिटेल नंबर 5। कोंडा रेड्डी के एक कान में रुई या फिर सफेद मशीन है, मतलब 99% वो रुई यानी कपास है, पर 1% हम कान की मशीन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कोंडा रेड्डी के कानों को इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है। और ये डिटेल अमेजिंग इसीलिए है क्योंकि कोंडा रेड्डी के एंट्री सीन में हमने देखा था कि कैसे फाइट में हुए ब्लास्ट में उसने अपना एक हाथ गंवा दिया था, तो उसी ब्लास्ट में उसका एक कान भी इंजर्ड हुआ था ब्लास्ट में हुए साउंड की वजह से। और इतनी बारीक डिटेलिंग करना सुकुमार के मूवी को लेकर डेडिकेशन को दिखाता है, क्योंकि अक्सर मूवी में बड़े बड़े बॉम्ब फटते हैं, जैसे कि हमने सिंघम 3 में देखा था, बंदे के सामने मिसाइल आकर फटती है, लेकिन कानों को छोड़ो उनके स्किन पर छोटी सी खरोच भी नहीं आती। वैसे हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने कोंडा रेड्डी को प्ले करने वाले एक्टर अजय घोष के रियल लाइफ इंटरव्यू भी देखे हैं। रियल लाइफ में उनके कान ठीक है, तो हाँ, ये डिटेल डायरेक्टर ने ही ऐड की है। नंबर 6। अब तुम्हें पुष्पा का एंट्री सीन तो याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसकी टाइमलाइन पता है कि ये एंट्री सीन मूवी में कहाँ फिट बैठता है? दरअसल वो इस सीन के आगे का है, जहाँ श्रीवल्ली चिड़िया का इंतजार कर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट यही सीन के बाद का सीन है, लेकिन जैसे पुष्पा हर एक सीढ़ी चढ़ने पर अपना पहनावा बदलता है, तो ये उसका दूसरा फेज होता है, जहाँ के उसके हाथ में एक घड़ी और उसके सिमिलर कपड़े नोटिस होते हैं। लेकिन मूवी के किसी भी सीन में इस एंट्री सीन को डायरेक्टली कनेक्ट करके नहीं दिखाया है। इन दोनों सीन में पुष्पा के कपड़े तो मैच हो रहे हैं, लेकिन दोनों शर्ट से ये एंट्री सीन वाला शर्ट थोड़ा अलग है। हालांकि यहाँ पर इस ट्रक में चंदन के ऊपर टमाटर है, और इस टाइम पे पुष्पा माल ले जाने के लिए दूध का यूज करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद के चेक पोस्ट के बाद इन्हें अपने ट्रक को बदलना पड़ता होगा, क्योंकि इतने दूर दूध थोड़ी ना ले जा सकते हैं। खैर ये रीजन हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म है कि एंट्री सीन इसी टाइमलाइन के बीच है जब पुष्पा रेड्डी फैमिली का 4% का पार्टनर बनता है। ये सीन उसके बाद का नहीं हो सकता।
और ना ही उसके पहले का, क्योंकि पुष्पा का यह गेटअप इसी टाइम के बीच होता है। डिटेल नंबर 7, इस वसूली रेड्डी को मारते वक्त पुष्पा उसी भैंस के दौरे से उसे मारता है जिसे उसने इसके पैसे देने के लिए बेचा था। डिटेल नंबर 8, पहली बार जब पुष्पा लकड़ी तोड़ने जाता है तो यहाँ देखो उन सबको बस के किस हिस्से में रखा गया है। अब इससे तुम डीएसपी गोविंद के सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। वो एक साथ इतने लोगों को पेड़ काटने के हथियार लेकर भी जाने नहीं देता। नंबर 9, पुलिस गोलियां चलाते हुए पुष्पा की तरफ आ रही है, लेकिन फिर भी पुष्पा इस एक लकड़ी को भी वहाँ पर नहीं छोड़ता। वही पर इस सीन में गोविंद के आने के बाद ही सबके चेहरे पर डर होता है, पर पुष्पा का रिएक्शन जरा सा भी चेंज नहीं होता। और अगर ध्यान से देखोगे तो वो उठता भी आराम से है, इधर सबकी फटी पड़ी है और वो उठता भी आराम से है। ये चीज पुष्पा की बहादुरी को दिखाती है और इतनी बुरी सिचुएशन में एक भी लकड़ी ना छोड़कर उसके स्वभाव को भी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, पुष्पा पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगने देगा। और यही चीज आगे जाकर हमें इस सीन में भी दिखती है, जहाँ वो सारा माल नदी में फेंक देता है। नंबर 10, ये पहली मिस्टेक है, जहाँ इस सीन में लॉजिकली देखोगे तो गोविंद को इसी जगह पर पहले ट्रक को चेक करना चाहिए था। मतलब कि तुम इसे इस तरह से सोच सकते हो कि एक क्रिमिनल तुम्हारे सामने ट्रक लेकर भाग रहा है और तुम उसका पीछा कर रहे हो और तुम्हारी उसकी दूरी भी ज्यादा नहीं है। एक मोड़ के उस तरफ जाने के बाद वो खुद तुम्हारे सामने आता है और ट्रक गायब होता है। तो जैसा कि पुष्पा भाऊ ने कहा था, इतना तो बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी ये समझ जाता कि उसने यही कहीं ट्रक छुपाया होगा, तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाकर मारने से पहले थोड़ी दूर जाकर कम से कम ट्रक ढूंढने की कोशिश तो करो। लेकिन उसने ऐसा ना करके पुष्पा को जेल ले जाकर पूछा। खैर, जिस इतिहास की हमने स्टार्ट में बात की थी, उस लाल चंदन के इतिहास पर भी थोड़ी ही देर में बात करेंगे कि कैसे रियल लाइफ में इसकी स्मगलिंग होती है और उसका एनवायरनमेंट और दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले चलो थोड़ी और डिटेल्स कवर कर लेते हैं। डिटेल नंबर 11, अब इस सीन में देखो केशव से पुष्पा ये कहता है, 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। वो मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाया तू ही धोएगा। यानी कि सिंपली वो ऐसा कहना चाहता है कि उसने 5000 देकर श्रीवल्ली से चुम्मे केशव के 1000 रुपए देने की वजह से ही मांगी। लेकिन ये पहली बार नहीं होता। वो श्रीवल्ली का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए इस मंदिर वाले सीन में ही बड़ी दक्षिणा देता है ताकि श्रीवल्ली उसे देखे। लेकिन जब वो नहीं देखती तो वो फिर केशव के ट्राई करने तक पैसे से ट्राई नहीं करता, क्योंकि पुष्पा ये समझ जाता है कि वो पैसों से नहीं मानने वाली है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि पैसे से काम बन रहा है तो फिर से शुरू हो जाता है। क्या बात है पुष्पा भाऊ, अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हो। नंबर 12, सीनू से कोंडा रेड्डी कहता है कि पुष्पा के आने के बाद से एक लकड़ी भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन गोविंद ने पूरा ट्रक पकड़ा होता है, जो ये दिखाता है कि पुष्पा पूरा परफेक्ट नहीं है, बस उसके टक्कर का कोई अभी वहाँ मौजूद नहीं है, वो आगे आएगा। नंबर 13, जब पुष्पा माल हटाने जा रहा है तो देखो भुजंगा यहाँ से पुलिस को बताने जा रहा है। डिटेल नंबर 14, भुजंगा और श्रीवल्ली का बाप गोविंद के खबरी है, ये जॉली रेड्डी को कैसे पता चला। अब देखो यार, क्योंकि ये मूवी में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है, तो इसको लेकर मेरी एक थ्योरी है जो कि सही हो सकती है और गलत भी। अब थ्योरी कुछ ऐसी है कि कोंडा रेड्डी ने अपना कोई आदमी पुलिस स्टेशन में फिट करके रखा है। अब ये थ्योरी बनाने की मेरे पास 2 रीजन है। पहला तो जैसे ही भुजंगा ने गोविंद को इन्फॉर्म किया कि पुष्पा माल हटा रहा है, वैसे ही पुष्पा की तरफ गोविंद निकल गया। लेकिन तभी कोंडा रेड्डी का पुष्पा को फोन आया कि गोविंद को सब पता चल गया है, और जब उसने फोन किया तब वो घर में ही था, यानी कि किसी ने पुलिस स्टेशन से उसे एक खबर दी होगी। दूसरा, यहाँ देखो भुजंगा को मारने वाला आदमी कोंडा का खास है। ये जॉली रेड्डी के साथ नहीं रहता, बल्कि कोंडा के साथ हमेशा देखने को मिलता है, यानी कि कोंडा ने उसे भेजा होगा और उसी के जरिए जॉली को पता चला होगा। इसके अलावा भुजंगा के बारे में इनको पता चलने का कोई और रास्ता मेरे को तो नहीं दिखा। अगर तुम्हें दिखा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। डिटेल नंबर 14, अब मूवी में हमें केशव ये बताता है कि जापान में रेड सैंडलवुड की कितनी ज्यादा डिमांड है। लेकिन सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से दुनिया के कई देशों धर्मों में इसे पवित्र माना गया है। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में लाल चंदन का उल्लेख है, जहाँ इसे अलगम कहा जाता था।
और इसका उपयोग सोलोमन के मंदिर के निर्माण के लिए किया गया था। वही बौद्ध धर्म में लाल चंदन को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग नक्काशीदार मूर्तियां, धूप और दाह संस्कार के लिए किया जाता है। लेकिन सैडली इसकी भारी डिमांड और इसकी कीमत को देखते हुए इसकी ज्यादा कटाई की वजह से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था और फिर कई रूल्स बनाकर इसकी कटाई पे रोक लगा दी गई। हाँ, पहले लाल चंदन को काट कर बाहरी देशों में व्यापार करना लीगल था, लेकिन जब से इसके कटाई के खिलाफ रूल्स बने तभी से शुरू हुई सिंडिकेट की कहानी। और तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन 2016 और 2020 के बीच में 19,000 टन से भी ज्यादा रेड सैंडलवुड इलीगली इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है और उसकी वजह से इसके खत्म होने का डर और बढ़ता जा रहा है। नंबर 15, पुष्पा के ताला तोड़ने के बाद जॉली वहां आता है। दरअसल वो नहाने गया था, उसके कपड़े और टॉवेल से ये पता चलता है और रात में उसने जो किया उसके बाद नहाना कंपलसरी है। नंबर 16, इस सीन में कोंडा को फोन पे 250 करोड़ का माल है ऐसा जॉली बोलता है, जिसमें से 50 करोड़ का माल कोंडा का होता है और 200 करोड़ का सीनू का, क्योंकि इस सीन में गोविंद कहता है कि तकरीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई जाना है। खैर, तो अगर हम इसे 1 टन का 25 लाख इस हिसाब से पकड़े जो कि सीनू इनको बताता था, तो 250 करोड़ का माल 1000 टन लकड़ियां होंगी। मतलब 1000 टन चंदन पुष्पा ने पानी में बहा दिया। हाँ, अब वो अलग बात है कि सीनू 1 टन के मुर्गन से 2 करोड़ लेता था। यानी अगर हम गिनती जोड़े तो मेरे गणित के हिसाब से उस पूरे माल की एक्चुअल कीमत 2000 करोड़ थी। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी है, नहीं मेरे हिसाब में नहीं, इस सीन में, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। और वो मिस्टेक जान के तुम्हें पुष्पा की मेहनत बेकार लगने लगेगी, लेकिन उससे पहले चलो थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। नंबर 17, जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है वही उसमें गिरता है। बड़ी पुरानी कहावत है, कोंडा रेड्डी के साथ भी यही होता है। वो कब्र पुष्पा के लिए खोदता है और उसे गोली मार के दफनाना चाहता है, लेकिन उसी को गोली लगती है और वो ही कब्र में गिरता है। नंबर 18, जक्का रेड्डी को बचाकर पुष्पा उसे कहता है कि वो पार्टनर है इसलिए उसे बचा रहा है, जबकि ये उसका प्लान था। पुष्पा जानता है कि अगर जक्का मर गया तो वो सिंडिकेट का किंग कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि तब सीनू की अकेली दमदार पार्टी रहेगी और एमएलए उसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जब जक्का उसके तरफ होगा तो वो उसके सहारे सबको पैसे का लालच देकर बदल सकता है। अब यहाँ जक्का पावरफुल नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली का सिंडिकेट में उतना रुतबा है, जबकि पुष्पा ऐसा खुद नहीं कर सकता क्योंकि वो सिंडिकेट के बाहर का है। डिटेल नंबर 19, मोगलिस को पुष्पा ठीक उसी जगह गोली मारता है जहाँ उसके माथे पर यह निशान होता है। नंबर 20, इस कन्वर्सेशन में जब जक्का खुद पुष्पा को अपनी कुर्सी पर बिठाता है तो ये चीज इंडिकेट कर रही होती है कि जक्का रेड्डी ने पुष्पा के आगे समर्पण कर दिया है, यानी अब वो पुष्पा के अंडर काम करेगा। नंबर 21, मैंने तुम्हें बोला था ना कि पुष्पा की लकड़ी को पानी में डालने वाले सीन में मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक ये है कि लाल चंदन पानी पर तैरता नहीं है, क्योंकि लाल चंदन की लकड़ी दुनिया की उन गिनी चुनी लकड़ियों में से एक है जिनका घनत्व ज्यादा होता है। इनमें रेड सैंडलवुड के अलावा अगर किसी फेमस लकड़ी की बात करूं तो इसमें अफ्रीकन ब्लैकवुड भी आता है। देखो, नॉर्मली लकड़ी पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, लेकिन कुछ लकड़ियों का घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूब जाती है। और तुम्हें फन फैक्ट पता है, रियल लाइफ में स्मगलर्स इसी चीज का यूज लाल चंदन को छुपाने के लिए भी करते हैं। डिटेल नंबर 22, मोबलिस को मारने के बाद वाले हर सीन में, यहाँ तक कि इस गाने में भी, पुष्पा के चेहरे पर एक कट दिखता है जो कि उसे इस फाइट में ही मिला था, एंड दैट इज नाइस। नंबर 23, घर से शेखावत को मिलने जाने के वक्त पुष्पा की माँ और आजी कहती है कि ये शुभ घड़ी नहीं है और तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी, और वाकई में पुष्पा को शेखावत की नजर लग जाती है। डिटेल नंबर 24, भगत सिंह शेखावत वाकई में ब्रांड का बड़ा शौकीन होता है। उसके कपड़े और घड़ी से ये बात पता चलती है और उसका खौफ भी ज्यादा होता है। अब इन दोनों चीजों का एग्जाम्पल हमें इस बॉटल से मिलता है जिसका ढक्कन वो नीचे से निकालता है। अब इस टेबल पर देखो 2 ढक्कन हैं और ये पुलिस वाला दोनों को लगा के देख रहा है कि असली कौन सा है, यानी कि ब्रांड वाला ढक्कन कौन सा है। इस सारे सीन में ये कोशिश करता रहता है जो भगत सिंह के डर को दिखाता है, लेकिन शेखावत के ये कहते हैं जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम हुए है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा।
देखो उसने बॉटल रख दी क्योंकि पुष्पा के साथ शिकावत ने उसको भी ये बता दिया कि ब्रांडेड ढक्कन कौन सा है। हाँ ऑब्वियसली उस ढक्कन पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, लेकिन असली ढक्कन के लिए वो टेबल के नीचे घुसा हुआ था। तो इससे उसका ब्रांड को लेकर पागलपन पता चलता है कि वो एक मामूली ढक्कन भी बिना ब्रांड के बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर 25, पुलिस स्टेशन से जाते वक्त शिकावत पुष्पा को कहता है तोबा तो तूने ले लिया, पार्टी कब देगा। ये एक्चुअली में डायरेक्टर ने पैसों की बात नहीं की थी, यहाँ तोबा यानी शिकावत ने पुष्पा की बेइज्जती की थी और पार्टी थी ये जहाँ तोबे के बदले में पुष्पा भी शिकावत की जम के वैसे ही बेइज्जती करता है। डिटेल नंबर 26, पुष्पा लास्ट में बोलता है कि मैं अगर बिना कपड़ों के निकल गया तो भी सभी मेरे को पुष्पा भाव ही बोलेंगे, लेकिन तू निकल गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। और वाकई में जब शिकावत नंगा पुलिस स्टेशन आता है तो कुत्ता उस पे भौंकता है और ये वही टपी है जो इस सीन में शिकावत के साथ था। डिटेल नंबर 27, इस सीन में देखो शिकावत और पुष्पा सिमिलर कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन अपोजिट मुंह करके। दोनों ने व्हाइट ही कपड़े पहने हैं और पहले पुष्पा शिकावत की बेइज्जती करता है, बाद में वो पुष्पा की। ये एक्चुअली में एक हिंट था कि ये गोविंद जैसा नहीं है और ना ही एमएलए जैसा लालची है, ये बिल्कुल पुष्पा के सिमिलरली अपोजिट है, यानी है तो पुष्पा जैसा ही, लेकिन शिकावत पुलिस के भेष में क्रिमिनल है और पुष्पा क्रिमिनल के भेष में हीरो। और ये कनेक्शन इन दोनों को चाहकर भी अलग होने नहीं देगा, न ये क्रिमिनल और पुलिस वाला नहीं बल्कि इन दोनों के सिमिलर अपोजिट एटीट्यूड का, जो कि इनको कनेक्ट करता है। क्योंकि जिन रास्तों पर ये दोनों हैं उनमें ये दोनों चाहे कितना भी दूर रहने की कोशिश करे लेकिन आमने सामने जरूर आएंगे और इन दोनों के ईगो इन दोनों को एक दूसरे के सामने झुकने की इजाजत नहीं देगा। और सिर्फ इसीलिए इस लड़ाई का अंत सिर्फ किसी एक की या फिर दोनों की मौत से ही हो सकता है। पुष्पा का कैरेक्टर रियल लाइफ से बहुत नजदीक रखा गया है, जहाँ पर ज्यादातर लोग अच्छे या बुरे के बीच में होते हैं, वहीं पर उसके कोई सिक्स पैक ऐप भी नहीं दिखाए गए हैं और न ही मॉडल जैसी उसकी बॉडी है। उसे किसी रियल लाइफ बीस्ट की तरह दिखाया गया है जो बस राज करना चाहता है। लेकिन यही चीज पुष्पा के कैरेक्टर को रॉ बनाती है और उसके कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है। खैर अगर तुम पुष्पा और शिकावत के रिश्ते को और पुष्पा के कैरेक्टर को और डीपली समझना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्ट 2 देखने से पहले तुम्हें इसे देख लेना चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा तो हम चलते हैं।